फिल्म की शुरुआत एक वीडियो से होती है जिसमें बताया जाता है कि ऑर्का वेल्स खतरनाक शिकारी होते हैं। ये बेहद इंटेलिजेंट होते हैं और मछलियों से लेकर बड़े वेल्स तक शिकार कर सकते हैं। इसके बाद एक फीमेल वेल सीटो से पहचान होती है जो पिछले 20 सालों से थाईलैंड के एक वाटर पार्क में रह रही है। पहले सीटो बहुत सोशल थी और इंसानों से इंटरेक्ट करती थी, लेकिन जब उसका बच्चा पैदा हुआ और पार्क मैनेजमेंट ने उसका बच्चा उससे अलग कर दिया तो उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। इसके बाद सीटो अग्रेसिव हो जाती है। फिर पार्क की एक वर्कर चेल्सी को दिखाया जाता है जो अपनी कोलीग से कहती है कि वो सीटो के साथ कुछ समय बिताएगी क्योंकि उसे उसके साथ सिंपैथी है। कॉलीग वहां से चली जाती है। चेल्सी टैंक में उतरकर सीटो को ढूंढती है। तभी सीटो अचानक सामने आती है और उस पर हमला करके उसे मार देती है। इसके बाद दूसरी जगह एक लड़की मैडी को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। अचानक उसका कॉलेज फ्रेंड चैड वहां आ जाता है। मैडी उसके अचानक आने से घबरा जाती है और पूछती है कि वो अंदर कैसे आया जबकि डोर बंद था। चैड बताता है कि बैक डोर खुला था और ये भी साफ होता है कि वो ग्रेजुएशन पार्टी से लौट रहा है। चैड ने मैडी को बताया कि वो दोनों कॉलेज ऑफ मरीन साइंस एंड एक्वाटिक बायोलॉजी में पढ़ते थे। मैडी उससे उनकी फ्रेंड ट्रिश के बारे में पूछती है जो उसी ग्रेजुएशन पार्टी में उसके साथ थी। चैड बताता है कि ट्रिश ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और पूरी तरह ड्रंक हो गई थी। इसके बाद चैड मैडी की कॉलेज ऑफ म्यूजिक की पढ़ाई के बारे में पूछता है। मैडी बताती है कि वो अगले साल ग्रेजुएट हो जाएगी और अपनी ग्रेजुएशन सेरेमोनी में एक म्यूजिकल पीस परफॉर्म करने वाली है। चैड कहता है कि उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि उसका परफॉर्मेंस शानदार होगा और वो एक फेमस म्यूजिशियन बनेगी। अचानक चैड ग्रेजुएशन के मौके पर मैडी को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। मैडी खुश हो जाती है और उसे धन्यवाद देती है। फिर चैड सुझाव देता है कि वो दोनों थाईलैंड ट्रिप पर चलें ताकि सीटो नाम की फीमेल वेल को देख सकें। चैड बताता है कि वो सीटो की कहानी जानता है और उस पर साइंटिफिक रिसर्च करना चाहता है। तभी अचानक एक रॉबर गन के साथ अंदर आता है और दोनों को फोन टेबल पर रखने का आदेश देता है। मैडी डर जाती है और उससे विनती करती है कि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। चैड रॉबर को शांत करने की कोशिश करता है और गन नीचे रखने को कहता है, लेकिन रॉबर उसकी बात नहीं मानता। वो चैड को वहीं बैठने का आदेश देता है और मैडी से कैश ड्रॉर खोलकर सारे पैसे देने को कहता है। मैडी उसकी बात मानकर सारे पैसे उसे दे देती है। लुटेरा पैसे लेने के बाद मैडी से उसकी पहनी हुई चेन भी उतारने को कहता है। मैडी चेन उतार कर उसे दे देती है। तभी चैड अचानक लुटेरे पर हमला कर देता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान गन से एक गोली चलती है जो मैडी के कान के पास से गुजर जाती है। तेज दर्द से मैडी अपना कान पकड़ लेती है और चीख पड़ती है। इसके बाद चैड लुटेरे के कंधे में गोली मार देता है। लुटेरा दुकान से भाग जाता है। चैड चेन वापस लेकर मैडी को दे देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद लुटेरा अपनी कार लेकर वापस आता है और चैड को टक्कर मार देता है जिससे चैड की मौत हो जाती है। 1 साल बाद मैडी को उसके घर में दिखाया जाता है। वो मिरर के सामने खड़ी होती है और साफ दिखता है कि उसने ईयर डिवाइस लगाया हुआ है क्योंकि गोली की वजह से उसकी हीयरिंग चली गई थी। तभी डोर नॉक होता है। मैडी दरवाजा खोलती है और देखती है कि ट्रिश उससे मिलने आई है। दोनों 1 साल बाद मिलती हैं, इसलिए मैडी खुशी से उसका स्वागत करती है। इसके बाद मैडी काम पर जाने की तैयारी करती है, लेकिन ट्रिश उसे सजेस्ट करती है कि वो ऑफिस में कॉल करके सिक होने का बहाना बना ले। फिर ट्रिश उसे सरप्राइज देती है और बताती है कि उसने थाईलैंड के लिए 7 दिन की ट्रिप बुक कर ली है। वो कमरे में मैडी का पासपोर्ट ढूंढने लगती है और उसकी पुरानी बैग का मजाक उड़ाती है, ये कहते हुए कि वो इतनी खूबसूरत लड़की के लिए ठीक नहीं है। जब मैडी अपना बैग पैक कर रही होती है तो उसे चैड के साथ अपनी फोटो दिख जाती है। वो उदास हो जाती है और चैड की फ्यूनरल का दिन याद करती है, लेकिन कुछ ही पल बाद वो खुद को संभाल लेती है। ट्रिश मैडी से बात करती है और उसे पास्ट भूलकर नई जिंदगी शुरू करने के लिए कहती है। इसके बाद ट्रिश और मैडी थाईलैंड पहुंचती हैं। वहां वो एक लग्जरी होटल में रुकती हैं और अपना समय एंजॉय करती हैं। मैडी खुश होती है और ट्रिप के लिए ट्रिश का शुक्रिया अदा करती है। ट्रिश उसे बताती है कि वो उसकी सबसे करीबी फ्रेंड है और हमेशा चाहती है कि मैडी खुश रहे। फिर दोनों समुद्र के किनारे टहलने जाती हैं। वहां उनकी मुलाकात एक फ्लावर सेलर से होती है। ट्रिश मैडी को खुश करने के लिए फ्लावर्स खरीदती है और एक वुडन स्टैच्यू भी लेती है जिसमें एक फीमेल वेल और उसका बच्चा बना होता है। तभी ट्रिश मैडी को सरप्राइज देती है और बताती है कि वो दोनों सीटो नाम की फीमेल वेल को देखने जाएंगी। ये वही प्लान था जो मैडी और चैड ने उसकी मौत से पहले बनाया था, लेकिन मैडी का रिएक्शन अलग होता है। खुश होने की बजाय वो चुपचाप समुद्र की तरफ चली जाती है और उदास हो जाती है।
ट्रिश उसके पीछे जाती है और हैरानी से कहती है कि उसने सोचा था कि मैडी ये सुनकर खुश होगी। तब मैडी उसे बताती है कि वो सीटो के साथ हुए इनजस्टिस की वजह से दुखी है। वो सीटो के बच्चे की कहानी बताती है जिसे वाटर पार्क मैनेजमेंट ने उससे छीन लिया था, क्योंकि वो अपने बच्चे का ख्याल रखेगी और शोज परफॉर्म नहीं करेगी जिससे उन्हें पैसे मिलते थे। ट्रिश अपनी गलतफहमी के लिए माफी मांगती है और उससे वादा करती है कि वो आगे उसका पूरा साथ देगी। ट्रिश छुट्टी को और एंजॉय करने के लिए कुछ नया करने का सुझाव देती है और पैडलिंग सीखने की बात कहती है। वो मैडी को लेकर जॉश नाम के एक लड़के के पास जाती है जो उन्हें सिखाने वाला होता है। वहीं मैडी की नजर एक वाटर पार्क के प्रमोशनल पोस्टर पर पड़ती है जहां सीटो रहती है। जॉश को सीटो की पूरी कहानी पता होती है और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं होता कि सीटो पिछले 20 सालों से वाटर पार्क में अकेली कैद है। वो पार्क मैनेजमेंट को लालची बताता है जो सीटो को परेशान करके उससे पैसे कमाते हैं। ये कहते हुए जॉश पोस्टर को मैडी और ट्रिश के सामने फाड़ देता है। फिर जॉश उन्हें बताता है कि वो लोग रात में चुपके से वाटर पार्क में घुसकर सीटो को फ्री में देख सकते हैं। इस बात पर मैडी अपना फैसला बदल लेती है और सीटो को देखने के लिए तैयार हो जाती है। रात देर से तीनों चुपके से वाटर पार्क में घुसते हैं। मैडी जल्दी से सीटो के पास जाती है। जब सीटो उसके करीब आती है तो मैडी उसके चेहरे पर एक स्कार देखती है और पार्क मैनेजमेंट की बेरहमी सोचकर उसके लिए सिंपैथी महसूस करती है। मैडी जॉश और ट्रिश को सीटो दिखाने के लिए बुलाती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसे एक क्लीनर की डेड बॉडी दिख जाती है जिसे सीटो मार चुकी होती है। ये देखते ही मैडी डर जाती है और जोर से चीख पड़ती है। वो तुरंत जॉश और ट्रिश के पास भागकर उन्हें सब बताती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते उन्हें सिक्योरिटी गार्ड सामने दिख जाता है और तीनों वहां से भाग निकलते हैं। तीनों तेजी से भागते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उनके पीछे दौड़ता है लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता। वो उनके भागने पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे पता चलता है कि साइटो ने क्लीनर को मार दिया है। वो तुरंत वायरलेस पर मैनेजमेंट को इंसिडेंट की खबर देता है। मैनेजमेंट उसे सीटो को तुरंत खत्म करने का आदेश देती है। अगले दिन मैडी बीच पर सो रही होती है। ट्रिश उसे जगाती है और बताती है कि जॉश ने उनके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। जॉश उन्हें जेट स्की पर बैठाकर एक आइसोलेटेड आइलैंड ले जाता है। आइलैंड की खूबसूरती देखकर मैडी हैरान हो जाती है और पूछती है कि वहां कोई आता क्यों नहीं। जॉश बताता है कि लोकल लोग इसे कर्स्ड जगह मानते हैं क्योंकि वहां कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। इसके बाद मैडी धूप सेंकने के लिए पानी में एक फ्लोटिंग ट्यूब पर लेट जाती है। जॉश ट्रिश को जेट स्की पर बैठाकर मैडी के चारों ओर घूमता है। तभी अचानक किसी चीज से टक्कर लगती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। वो तैरकर मैडी के पास पहुंचते हैं। ट्रिश फ्लोटिंग ट्यूब पर चढ़ जाती है और हैरान होती है। जॉश जेट स्की की तरफ लौटता है और मोटर चेक करता है। तभी अचानक एक ऑर्का व्हेल सामने आता है और अपनी टेल से जॉश पर जोरदार वार करता है। मैडी और ट्रिश ये देखकर डर जाती हैं और जॉश को तैरकर उनके पास आने के लिए चिल्लाती हैं, लेकिन व्हेल जॉश को पानी के अंदर खींच लेता है और उसे मार देता है। दोनों सदमे में होती हैं। डरी हुई ट्रिश मैडी से पूछती है कि वो जिंदा रहने के लिए क्या करेंगी। मैडी कहती है कि उन्हें किसी भी तरह शोर तक पहुंचना होगा। वो सामने दिखाई दे रही चट्टानों की तरफ इशारा करती है और बताती है कि वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें चुपचाप हाथों से पानी में पैडलिंग करनी होगी ताकि व्हेल को भनक न लगे। दोनों धीरे धीरे पहली चट्टान के पास पहुंच जाती हैं और ऊपर चढ़ने ही वाली होती हैं। तभी व्हेल फ्लोटिंग ट्यूब की रस्सी खींचकर उन्हें वापस पानी के बीच में ले आता है। इसके बाद व्हेल उनके नीचे से गुजरता है और बिना हमला किए उनके चारों ओर घूमता रहता है। अचानक व्हेल पानी से बाहर निकलकर उन्हें देखता है और फिर वापस नीचे चला जाता है। यहाँ मैडी चौंक जाती है क्योंकि वो पहचान लेती है कि ये व्हेल सीटो है। वो हैरान होती है कि सीटो वाटर पार्क से कैसे निकल आई। उसे ये नहीं पता होता कि मैनेजमेंट ने क्लीनर की मौत के बाद सीटो को वहां से हटा दिया था। इस बीच मैडी ट्रिश को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें पानी में कूदकर तेजी से तैरते हुए चट्टान तक पहुंचना होगा। ट्रिश इस बात से बहुत डर जाती है, लेकिन मैडी उसे समझाती है कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आखिरकार ट्रिश मान जाती है और पानी में कूदकर तैरना शुरू करती है। ट्रिश चट्टान तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाती, इससे पहले कि सीटो उसके पास पहुंच जाए। मैडी अपना बैग ट्रिश की तरफ फेंकती है, लेकिन ताकत कम होने की वजह से बैग पानी में गिर जाता है। ट्रिश जल्दी से आगे बढ़कर बैग पकड़ लेती है, इससे पहले कि वो डूब जाए। इसके बाद मैडी पानी में कूदकर चट्टान तक तैरने की तैयारी करती है, लेकिन सीटो फ्लोटिंग ट्यूब की रस्सी को जोर से खींच लेती है। मैडी खुद को छुड़ाकर पानी में कूदती है और तेजी से तैरती है। जैसे ही वो चट्टान के पास पहुंचती है, ट्रिश उसकी मदद करती है और उसे ऊपर खींच लेती है। उसी पल सीटो मैडी पर हमला करती है और उसे खाने ही वाली होती है, लेकिन नाकाम रहती है। इसके बाद मैडी की नजर ट्रिश के पैर पर पड़ती है, जहां गहरा जख्म होता है। मैडी अपनी जैकेट उतारकर उसे फाड़ती है और जख्म पर बांध देती है। दर्द की वजह से ट्रिश चिल्लाती है। मैडी उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करती है। फिर ट्रिश मैडी के पैर की तरफ इशारा करती है, जो भी घायल होता है।
ट्रिश मैडी के जख्म पर भी जैकेट का टुकड़ा बांधकर ब्लीडिंग रोकती है। इसके बाद मैडी उलझन में पड़ जाती है कि सीटो आइलैंड तक कैसे पहुंच गई। ट्रिश उसे याद दिलाती है कि सीटो ने पिछली रात क्लीनर को मार दिया था और इसी वजह से वाटर पार्क मैनेजमेंट ने उसे बाहर निकाल दिया होगा। तब मैडी कहती है कि ऑर्का वेल्स आमतौर पर खुले समुद्र में इंसानों को नहीं मारती। इसका मतलब ये है कि सीटो अब भी खुद को वाटर पार्क में कैद समझ रही है। ट्रिश कहती है कि अब सीटो भी ओशन तक पहुंच चुकी है और वो सब उसके साथ ही फंस गई हैं। वो परेशान हो जाती है क्योंकि जेट स्की पानी में डूब चुकी होती है और उसकी बैग भी उसी पर थी जिसमें उसका फोन था। उनके पास कोई फूड भी नहीं होता। मैडी उसे बताती है कि उसके पास कुछ च्यूइंग गम है जिससे थोड़ी देर भूख संभाली जा सकती है। वो ये भी बताती है कि उसकी हियरिंग डिवाइस की बैटरीज पानी में गिर गई थी, लेकिन लकीली उनके पास एक प्लास्टिक बैग है। ट्रिश कहती है कि वो प्लास्टिक बैग को धूप में कम से कम 4 घंटे रखकर उसमें फ्रेश वाटर जमा कर सकती है। कुछ समय बाद उन्हें सामने से गुजरती हुई एक बोट दिखती है। दोनों जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगती हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता और बोट आगे निकल जाती है। इसके बाद मैडी को पानी के नीचे जॉश का आर्म दिखता है जो टॉर्च से फंसा होता है। वो हाथों से पानी में पैडलिंग करके आर्म के पास पहुंचती है और टॉर्च निकाल लेती है। रात में मैडी टॉर्च से लगातार सिग्नल्स देती रहती है ताकि कोई उन्हें देख सके, लेकिन कोई मदद नहीं आती। मजबूर होकर दोनों उसी रॉक पर रात बिताती हैं। अगली सुबह ट्रिश मैडी को जगाती है और बताती है कि प्लास्टिक बैग वाला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है। धूप की वजह से बैग के अंदर फ्रेश वाटर जमा हो गया होता है। मैडी तुरंत बैग उठाती है और पानी पीती है। मैडी थोड़ा सा पानी पीती है और फिर बाकी पानी ट्रिश को दे देती है। ट्रिश कहती है कि वो भूख से मर जाएगी। तब मैडी को याद आता है कि चट्टान पर चढ़ते समय उसने कुछ शेल्स कुचले थे। वो उन्हें लाने के लिए पानी में उतरने का फैसला करती है। ट्रिश मैडी के पैरों को पकड़कर उसे सहारा देती है। अचानक पानी के नीचे सीटो दिखाई देती है और मैडी के सामने से गुजर जाती है। मैडी घबरा जाती है और डर के मारे पानी में गिर जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और आखिरी पल में चट्टान पर वापस चढ़ जाती है, इससे पहले कि सीटो उसे पकड़ सके। इसके बाद मैडी और ट्रिश शेल्स खोलती हैं और अंदर का खाना खा लेती हैं। तभी साफ दिखता है कि ट्रिश बहुत टूट चुकी है। वो कहती है कि उसे पछतावा है कि वो मैडी को यहाँ लेकर आई। उसे लगा था कि वो सब ठीक कर देगी, लेकिन सब और खराब हो गया। मैडी हैरान होकर कहती है कि इसमें ट्रिश की कोई गलती नहीं है और वो उसकी सबसे करीबी दोस्त है, लेकिन ट्रिश कहती है कि वो इस लायक नहीं है। फिर वो सच कबूल करती है कि रेस्टोरेंट में हमला करने वाले रॉबर्ट से उसका डील था और वो चोरी के पैसे आपस में बांटने वाले थे। ट्रिश बताती है कि उसे कॉलेज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की फीस भरने के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि रॉबर गन लेकर आएगा। घटना के बाद वो 1 साल तक गायब रही क्योंकि वो मैडी के प्रति गिल्ट से भाग नहीं पा रही थी। जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हुई तो वो वापस लौटी ताकि अपने गुनाह की भरपाई कर सके। ट्रिश मैडी से उसे माफ करने की गुजारिश करती है, लेकिन मैडी टूट चुकी होती है और उसे माफ करने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि ट्रिश ही चैड की मौत की वजह है और उसी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, खासकर तब जब उसने अपनी हियरिंग और म्यूजिक से अपना प्यार खो दिया। ट्रिश दोबारा माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन मैडी उसकी तरफ पीठ कर लेती है और अपनी हियरिंग डिवाइस निकाल देती है ताकि वो उसकी एक भी बात न सुन सके। ट्रिश बहुत दुखी हो जाती है और फैसला करती है कि वो पानी में कूदकर शोर तक पहुंचेगी और मैडी को बचाएगी, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। जैसे ही मैडी को पता चलता है वो घबरा जाती है और ट्रिश को वापस बुलाने लगती है, लेकिन ट्रिश उसकी बातों को अनदेखा कर देती है और तेजी से शोर की तरफ तैरने लगती है। इसी दौरान साइटो सामने आती है और ट्रिश की तरफ पड़ती है। मैडी तुरंत पानी में कूद जाती है ताकि सीटो का ध्यान भटकाकर उसे अपनी दोस्त से दूर कर सके। ऐसा हो भी जाता है और ट्रिश शोर तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। उसी वक्त मैडी भी दूसरी चट्टान तक पहुंच जाती है और सीटो के हमले से बचकर ऊपर चढ़ जाती है। तभी उनके ऊपर से एक प्लेन उड़ता है। दोनों पायलट का ध्यान खींचने की कोशिश करती हैं। ट्रिश जल्दी से रेत पर हेल्प लिखती है ताकि पायलट देख सके, लेकिन प्लेन आगे निकल जाता है और वापस नहीं आता। इससे ट्रिश गुस्से में आ जाती है और चिल्लाने लगती है। इसी बीच वो ध्यान नहीं देती कि वो फिर से पानी में चली गई है। मैडी ट्रिश को चिल्लाकर चेतावनी देती है कि सीटो उसकी तरफ आ रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसी पल सीटो ट्रिश पर हमला करती है और उसके पैरों से पकड़कर उसे पानी के अंदर खींच ले जाती है। कुछ देर बाद ट्रिश वापस शोर पर आ जाती है, लेकिन सीटो उसका पैर काट चुकी होती है और ज्यादा खून बहने की वजह से ट्रिश की मौत हो जाती है। मैडी पूरी तरह टूट जाती है
और अपनी दोस्त के लिए रोने लगती है। वो डर और सदमे में चट्टान पर बैठी रहती है। तभी रात हो जाती है। अचानक मौसम बदलता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मैडी खुश हो जाती है और बारिश का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। उसी दौरान सीटो पानी के नीचे से निकलकर मैडी की तरफ देखती है। मैडी भी सीटो की तरफ चुनौती भरी नजर से देखती है और फैसला करती है कि वो अब अपनी जान बचाने के लिए लड़ेगी। इसके बाद मैडी पानी में कूदती है और तैरकर शोर तक पहुंच जाती है। किस्मत से उस वक्त सीटो वहां मौजूद नहीं होती। शोर पर पहुंचते ही मैडी ट्रिश की लाश के पास जाती है और रोते हुए कहती है कि वो उसे माफ कर चुकी है। फिर मैडी रेत खोदकर ट्रिश को दफना देती है। इसके बाद वो देखती है कि वो उस जगह के पास है जहां जेट स्की डूबी थी। वो पानी में गोता लगाती है ताकि अपने बचाव के लिए कुछ ढूंढ सके। उसे पानी के अंदर एक छोटी बैग मिलती है जिसके अंदर एक शार्प टूल होता है। मैडी उसे जल्दी से निकाल लेती है और जेट स्की के नीचे छिपकर इंतजार करने लगती है। जैसे ही सीटो उसके करीब आती है, मैडी शार्प टूल से उस पर वार कर देती है। घायल होने के बाद सीटो वहां से तेजी से भाग जाती है और खून बहता रहता है। इसके बाद मैडी पानी की सतह पर आ जाती है और बेहोश हो जाती है। अगले दिन राहत की बात यह होती है कि रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती है और मैडी को पानी से बाहर निकाल लेती है। कुछ समय बाद मैडी को एक बड़े कॉन्सर्ट में म्यूजिक बजाते हुए दिखाया जाता है। उसका परफॉर्मेंस खत्म होते ही वहां मौजूद सभी लोग जोरदार तालियां बजाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।